दोस्तों ये है अमेरिका की एयरफोर्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स, सैटेलाइट्स और $1 ट्रिलियन टेक्नोलॉजी। और ये है इजराइल की एयरफोर्स, प्रिसीजन स्ट्राइक्स, बेजोड़ इंटेलिजेंस नेटवर्क और सर्जिकल स्ट्राइक्स जो दुश्मन की कमर तोड़ कर रही है। और इन दोनों के ही कॉन्ट्रास्ट में कुछ ऐसी है ईरान की एयरफोर्स, पुराने जेट्स, सैंक्शन से क्रिपल्ड इकोनॉमी और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि कोई कंपटीशन ही नहीं। लेकिन फिर भी अमेरिका 27 दिनों तक चली इस जंग में कोई डिसाइसिव विक्ट्री हासिल नहीं कर पाया और कुछ केसेस में तो ऐसा माना जा रहा है कि उसने घुटने ही टेक दिए। लेकिन ये तो सोचने की बात है कि ये हुआ कैसे, क्या थी इस वॉर की डिटेल्स और कैसे पीछे हटने को मजबूर हो गई अमेरिका जैसी महाशक्ति। आज का ये वीडियो सिर्फ ईरान यूएस वॉर को एक्सप्लेन ही नहीं करेगा, बल्कि आपको ये भी समझाने की कोशिश करेगा कि मॉडर्न वॉर्स कैसे जीती जाती है। तो पहले ये वीडियो पूरी देखें और लगे कि आपके ये 10 मिनट वेस्ट नहीं हुए हैं तो फैक्टिफाइड हिंदी को सब्सक्राइब किए बिना न जाए। दोस्तों इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है कुछ इस कॉन्टेक्स्ट पर कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल और उसके एलाइज के लिए एक थ्रेट है। यूएस भी अपने सबसे खास पार्टनर के साथ मिलकर ईरान का ये न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने का प्लान बनाता है और ईरान में रिजीम बदलने के अपने मोटिव के साथ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मार डालता है और इस तरह इस दुनिया में एक और जंग की शुरुआत कर देता है। अब ये शुरुआत प्रॉब्लमेटिक इसलिए थी क्योंकि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के थ्रेट का कोई प्रूफ नहीं था और पिछले ही साल 12 दिनों तक चली जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये खुद अनाउंस किया था कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। The site is obliterated and we think everything nuclear is down there. They didn't take it out. ऐसे में एक ही साल बाद उसी मोटिव के साथ फिर से ईरान पर हमला करने का कोई तुक नहीं बनता था। और तो और इस हमले से पहले यूएस ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो छोड़िए, मिडिल ईस्ट में जिन एलाइज पर इस वॉर का सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला था उन तक को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। जंग छेड़ने की जरूरत तो थी भी नहीं क्योंकि डिप्लोमेटिक ऑप्शंस अभी भी मौजूद थे और इसी सब के चलते इस वॉर की लेजिटिमेसी शुरुआत से ही क्वेश्चनेबल थी। अब ये जंग शुरू तो हो गई, लेकिन ना तो ट्रंप और ना ही नेतन्याहू क्लियर थे कि वो इस जंग से आखिर चाहते क्या है। कोई एंड गोल था ही नहीं। कभी ट्रंप कहते कि उन्होंने ये हमला ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को साबोटाज करने के लिए किया है, तो कभी वो रिजीम चेंज की बात करने लगते। ये सभी गोल्स आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग थे क्योंकि जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिटेड एयर स्ट्राइक से भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता था, वहीं रिजीम चेंज के लिए ईरान का फुल स्केल इन्वेजन चाहिए था जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं था। इसी वजह से वो न तो इस जंग में पूरी तरह से कमिटेड दिखा और न ही उसके पास इससे निकलने का कोई एग्जिट प्लान था। इसके बाद यूएस के अंदर से भी आवाजें उठने लगी कि ये वॉर उनकी है ही नहीं और इजराइल ने उसे जबरदस्ती इसमें घसीटा है। इन आवाजों में कई तो ट्रंप के सपोर्टर्स और रिपब्लिकन्स भी थे। अब जब अपने ही लोगों को ट्रंप ये वॉर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे तो ऐसे में किसी भी जंग को सस्टेन करना आसान नहीं रहता। अब बैटलफील्ड पर तो अमेरिका और इजराइल की एयर सुपीरियरिटी का ईरान के पास कोई तोड़ नहीं था, जिसके चलते यूएस ईरान के कई की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और स्ट्रेटेजिक एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहा। उसने ईरान के ऑयल डिपो और पोर्ट्स को निशाना बनाकर ईरान को आर्थिक और सामरिक तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन ईरान ने भी तैयारी कर रखी थी। अपनी मोज़ैक डिफेंस स्ट्रेटेजी, सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों के जखीरे के बूते ईरान ने अमेरिका को कैसे टैक्टिकली बीट किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के केस में कैसे स्ट्रेटेजिकली भी, ये मैं आपको हमारी पिछली वीडियो क्यों यूएस नहीं जीत सकता ईरान से जंग में बता चुका हूँ। तो इन सभी के बारे में डिटेल से जानने के लिए इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। असल में ईरान कभी ये वॉर जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहा था, वो तो बस अपने दुश्मन को थकाना चाहता था और ये स्ट्रेटेजी काम भी कर रही थी क्योंकि एस्टिमेट्स के मुताबिक यूएस इस जंग में हर दिन $2 बिलियन से ज्यादा खर्च कर रहा था, ये सोचकर कि धीरे धीरे ईरान की जनता ही अपनी सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा रिजीम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, अपोजिशन वीक हो गया और जनता में राष्ट्रवाद की जड़ें मजबूत होती गई। और यही दोस्तों यूएस का सबसे बड़ा फेलियर रहा। अब भले ही ईरान का इस जंग में बहुत नुकसान हुआ हो, लेकिन यूएस इस देश में जो पॉलिटिकल कंट्रोल चाहता था, कम से कम इस वॉर से उसका वो ऑब्जेक्टिव तो पूरा नहीं हो पाया। उल्टा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से वर्ल्ड इकोनॉमी पर जो प्रेशर पड़ा, यूएस और इजराइल को ही उसका कसूरवार ठहराया गया। ईरान ने भी इस समुद्री रास्ते को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जिसका तोड़ न तो यूएस के पास था और न ही इजराइल के पास। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होते ही पूरी दुनिया हिल गई। दर्जनों देशों के कार्गो और ऑयल टैंकर्स यहीं फंस गए। कई नेशंस की एनर्जी सप्लाई क्राइसिस में आ गई और जब ग्लोबल मार्केट्स को सिग्नल मिला कि क्रूड ऑयल $150 पर बैरल तक शूट कर सकता है, तब लोगों के दिमाग में 2008 के रिसेशन की वो डरावनी यादें ताजा हो गई जब तेल के ऐसे ही झटके ने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को ही घुटनों पर ला दिया था
ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल के पार पहुंचे तो एशिया से लेकर अमेरिका तक में चीजों की कीमतों में उछाल देखा गया। यूएस में इलेक्शंस सर पर है और इस तरह का प्राइस राइज गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए तो अमेरिका को पहले रशियन ऑयल और फिर आयरॉनिकली ईरानियन ऑयल से भी सैंक्शंस हटानी पड़ी ताकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में रहें। इस जंग में ईरान के लड़ने के जज्बे को एक और चीज ने बहुत ताकत दी और ये था शियाइज्म का वो कैरेक्टर जिसमें शहादत और कुर्बानी जीने का एक तरीका माना जाता है। दोस्तों, शिया मुसलमानों के लिए कुर्बानी एक फाउंडेशनल वैल्यू है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है बैटल ऑफ करबला। हुसैन जब एक बहुत बड़ी यजीदी फौज से घिर गए थे तब उन्होंने तस्लीम होने या फिर एलिजियंस देने के बजाय अपने भाई और साथियों के साथ कुर्बान होना बेहतर समझा था। मुहर्रम के दौरान जो मास प्रोसेशन से निकाले जाते हैं वो इसी कुर्बानी की याद को जिंदा रखते हैं और इसी फिलॉसफी का असर हमें इस वॉर में भी देखने को मिलता है। असल में शिया सोसाइटी का पेन और सफरिंग थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा है, इसीलिए उन्हें डराकर, मारकर या फिर सिटीज पर मिसाइल गिराकर सरेंडर करवाना इम्पॉसिबल है। वहीं एक लंबी जंग तेल और गैस की कीमतों को आसमान में पहुंचा देती, जिसके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं था। ट्रंप को लगा था कि वो एक आवाज लगाएगा तो उसके सभी एलाइज लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन चूंकि इस वॉर की लेजिटिमेसी ही वीक थी तो सबने सीधे तौर पर जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। यूके, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी सबने वॉरशिप्स भेजने से मना कर दिया और डिप्लोमेसी का रास्ता चुनने की सलाह दी। इससे भी यूएस पर प्रेशर बढ़ा और ग्लोबल साउथ में ईरान को लेकर हमदर्दी भी। इस पर भिन्नाते हुए ट्रंप ने कई अंड-शंड बयान भी दिए। वो नाटो मेंबर्स को कायर कहते, पर्ल हार्बर के लिए एक बार फिर जापान को कोसते और मासूमों की हुई मौत पर क्रिंज जोक्स मारते नजर आए। वहीं ट्रंप को सबसे बड़ा झटका लगा अपने ही देश में, जब उनके अपने ही मुल्क में ऑपोजिशन खड़ी हो गई। स्टॉल सपोर्टर्स, वॉर वेटरन्स, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स और उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी उनके इन डिसीजंस को ओपनली क्रिटिसाइज करने लगे। लेकिन दोस्तों, चाहे ट्रंप कितने भी अनप्रिडिक्टेबल क्यों ना हो, वो दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स में से एक है और जब उन्हें लगा कि सिचुएशन उनके हाथ से निकल सकती है तो उन्होंने खुद ही स्ट्राइक्स को होल्ड पर डाल दिया। फिर वो मीडिया के सामने ये क्लेम करने लगे कि ईरान के साथ टॉक्स चल रही हैं, जिसे तेहरान ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि कोई बातचीत नहीं हो रही। लेकिन इसके बाद से ही नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी का रास्ता एक बार फिर खुलता नजर आया है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ईरान ने ये वॉर जीती तो नहीं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट इस कॉन्फ्लिक्ट का फाइनल आउटकम रहा है वो पूरा ईरान के ही फेवर में गया, क्योंकि ईरान न सिर्फ आखिर तक लड़ता रहा बल्कि वो अपने रिजीम को भी इंटैक्ट रखने में कामयाब रहा और उसने रीजन पर अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस भी मेंटेन कर लिया। इसीलिए दोस्तों, अगली बार किसी देश की मैसिव मिलिट्री पावर, शाइनी टेक्नोलॉजी या ओवर कॉन्फिडेंस देखकर आपको लगे कि इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, तो एक बात याद रखना कि मॉडर्न वॉर्स बॉम्ब्स और मिसाइल से नहीं जीती जाती, बल्कि ये जीती जाती है स्ट्रेटेजी, लेजिटिमेसी और सबसे इंपॉर्टेंट अपने लोगों की सपोर्ट से। ट्रंप के पास इन तीनों ही चीजों की कमी थी और इसीलिए वो ये जंग नहीं जीत पाए। तो कमेंट्स में आप ईरान यूएस की इस वॉर के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहे फैक्टिफाइड के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमन और वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।